उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित अकबर का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जिसको बादशाह अकबर ने अपने जीवित रहते सन 1602 में बनवाना शुरू करवा दिया था, जिसको अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने पूरा करवाया था। सन 1582 में अकबर ने एक धर्म की शुरुआत करवाई थी जिसको कहा जाता था दीन इलाही, जिसके जरिए वो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ना चाहते थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ बने इस खूबसूरत दरवाजे और मुख्य इमारत में अलग अलग धर्मों के सिंबल्स को बड़ी खूबसूरती से उतारा गया है। उस जमाने में यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ की कुछ दीवारों को ऐसे मटेरियल से बनाया गया था कि वो एक टेलीफोन की तरह काम किया करती थी, जिससे कि दो लोग दूर रहते हुए भी आपस में बात कर सकते थे। यही नहीं बल्कि इसकी नींव में रेडवुड और सालवुड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस इमारत को भूकंप रोधी यानी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाती है। अपनी पसंदीदा बेगम जोधाबाई के मकबरे से केवल 1 किलोमीटर दूर बने इस मकबरे के कांच महल में लगी टाइल्स पर जब पूर्णमासी की रात को चांद की रोशनी पड़ती थी तो यहाँ का नजारा देखने लायक हुआ करता था। 15,000 कारीगरों की मेहनत और 15 लाख रुपए की लागत से बने इस विशाल मकबरे में आज भी आपको उस जमाने के प्राचीन कुएं, अस्तबल और खूबसूरत कलाकारी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ के मुख्य इमारत में केवल एक तरह की नहीं बल्कि तरह तरह की कलाकारी की गई है, जैसे कि इनले वर्क, मोज़ेक वर्क, कैलीग्राफी, चित्रकारी और गोल्ड वर्क। वैसे तो बादशाह अकबर की इच्छा थी कि उनके परिवार के जितने भी लोगों की मृत्यु होती रहे उनकी कब्र यहीं पर बनाई जाए, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ 40 कमरे बनवाए थे। लेकिन ऐसा पूरी तरह से मुमकिन नहीं हो पाया और इनमें से अधिकतर कमरे आज भी खाली पड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ मुगल बादशाह अकबर के मकबरे में, और इसके इतिहास और वास्तुकला से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अकबर का मकबरा आगरा शहर के सिकंदरा एरिया में स्थित है और इस पूरे परिसर को घूमने के लिए आपको लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। तो ये है इस परिसर की सबसे पुरानी इमारत जिसको कहा जाता है लोधी टुम्ब। इस इमारत को 1517 से 1528 के बीच में बनाकर तैयार करवाया गया था। बताया जाता है कि अकबर से पहले यहाँ 1504 में सिकंदर लोधी आए थे और वो इस जगह को अपनी राजधानी की तरह इस्तेमाल में लाया करते थे। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर का पुनर्निर्माण करवा के इसको अपनी राजधानी बनाया था और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ गया। अंदर के हिस्से में जहां अकबर का मकबरा बना हुआ है वहीं पर पहले सिकंदर लोधी का किला हुआ करता था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जगह से सिकंदर लोधी ने 1504 से लेकर 1517 तक शासन किया था और उनकी मृत्यु के बाद उनको कुछ समय के लिए इस इमारत में दफनाया गया था। लेकिन जब उनके बेटे इब्राहिम लोधी को गद्दी मिली तो उसने अपनी राजधानी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर ली। तो इब्राहिम लोधी ने न सिर्फ अपनी राजधानी शिफ्ट की बल्कि अपने पिता की कब्र को भी उसने यहाँ से हटाकर दिल्ली के लोधी गार्डन में शिफ्ट कर दिया। तो अभी इसमें कोई कब्र नहीं है और ये एकदम खाली पड़ी हुई है। बाद में इस इमारत की देख रेख अच्छे से ना होने की वजह से ये एकदम अलग थलग सी पड़ी रही। लेकिन पिछले 3-4 सालों से फिर से इसकी देख रेख अच्छे से की जा रही है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है कांच महल। इसको बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 से 1619 के बीच में एक हंटिंग लॉज के रूप में बनवाया था। जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां दोनों ही बहुत अच्छे तीरंदाज थे और दोनों को ही हंटिंग यानी कि शिकार करने का काफी शौक था। वो अक्सर शिकार के लिए यहाँ पर आया करते थे
और शिकार करने के बाद यहाँ पर रुकने के लिए जहांगीर ने खास तौर पर इस इमारत को बनवाया था। उस जमाने में इस कांच महल के अंदर सोने, चांदी और कांच से कारीगरी करके इसको बेहद खूबसूरत बनाया गया था और इसके बाहर की तरफ में भी आपको बहुत ही सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिल जाएगी। इस नक्काशी में बहुत ही आकर्षक किस्म की रंग बिरंगी टाइल्स लगाई गई थी, जिन पर ग्लास लेयर भी लगाई गई थी। ऊपर के हिस्से में जितना भी नीले रंग की टाइल्स से काम किया गया है वो पूर्णमासी की रात को जगमगाया करता था, जो कि इस कांच महल की शोभा में 4 चांद लगा दिया करता था। और क्योंकि इस इमारत को कांच का उपयोग करके इतना सुंदर बनाया गया था, इसी वजह से इसको कांच महल कहा जाने लगा। बताया जाता है कि गोकुल नाम के जाट जमींदार ने मुगलों के खिलाफ मोर्चा बांध दिया था, लेकिन अंत में उनको मार गिराया गया। साल 1691 में औरंगजेब के शासनकाल में सिनसिनी के राजा राम जाटों के पहले लीडर बने और उन्होंने गोकुल की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस अकबर के मकबरे पर धावा बोल दिया और वो यहाँ से बेशकीमती सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात वगैरह अपने साथ लूट कर ले गए। उस समय उन्होंने यहाँ से सोना पिघलाकर निकालने के लिए आग लगाई थी, जिससे न सिर्फ इस इमारत के अंदर का भाग नष्ट हुआ, बल्कि इसमें लगा हुआ खूबसूरत टाइल्स का काम भी बर्बाद हो गया। 1905 तक ये बिल्डिंग ऐसे ही क्षतिग्रस्त रूप में पड़ी रही। उसके बाद अंग्रेजों के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने इसकी मरम्मत करवाई और मरम्मत के नाम पर इसमें जो कुछ भी बचा हुआ था वो सब कुछ उसने निकाल लिया, केवल प्लास्टर करके यहाँ पर पुताई करवा दी। इसीलिए आपको इस कांच महल के अंदर में अब केवल एक साधारण सा कमरा ही दिखाई देगा। आइए अब चलते हैं इस परिसर के सबसे मुख्य इमारत की तरफ, जो है अकबर का मकबरा। तो अकबर ने इस जगह का चुनाव ये सोचकर किया था कि उनके परिवार के जितने भी सदस्यों की मृत्यु होती रहेगी, उनकी कब्र यहीं बनती रहेगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया और जितने भी बादशाह और उनके परिवार के लोगों की मृत्यु होती रही, उनकी कब्रें वहीं बनती चली गई। ये सामने में जो छोटा गेट आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है सलामी दरवाजा। इसकी 2 खासियत हैं। पहली ये कि इसको छोटा और इमारत के बाहर इसीलिए बनाया गया था जिससे कि इससे जो भी अंदर जाए वो सर झुकाते हुए जाए। इसकी दूसरी खासियत ये है कि यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर एकदम सीधाई में अकबर की कब्र है, जहाँ से इस दरवाजे तक आने वाला हर इंसान दिखाई देता है, लेकिन इस दरवाजे से कब्र नहीं दिखाई देती है। बादशाह अकबर ने 1582 में एक धर्म की शुरुआत करवाई थी, जिसको बोला जाता था दीन-ए इलाही, यानी कि गॉड्स रिलीजन। इस धर्म के मुताबिक वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बाकी के जितने भी धर्म हैं, सबको एक करना चाहते थे और वो चाहते थे कि हर इंसान के बीच में प्यार और एकता बनी रहे। तो ये जो बड़ा और खूबसूरत दरवाजा आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीन-ए इलाही दरवाजा। इस दरवाजे को दीन-ए इलाही धर्म के सिंबल के तौर पर बनाया गया है। तो जैसे दीन-ए इलाही धर्म में अलग अलग धर्मों को मिलाया गया है, वैसे ही इस दरवाजे पर आपको अलग अलग धर्मों का आर्किटेक्चर और सिंबल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि इसकी 172 फीट ऊंची मीनारें हैं। ये मुस्लिम आर्किटेक्चर से बनाई गई है क्योंकि ये मस्जिद में पाई जाती है। इसकी छतरियां राजपूताना हिंदू आर्किटेक्चर से बनाई गई हैं। इसकी जो रेलिंग्स हैं, ये क्रिश्चियंस के क्रॉस से प्रेरित होकर बनाई गई हैं। इसके अलावा भी आपको इस दरवाजे पर अलग अलग धर्मों के सिंबल्स दिखाई देंगे। जैसे कि नीचे बनाया गया स्टार मुस्लिम डिजाइन है, किनारे में अरबिक वर्सेस ऑफ कुरान लिखी गई है। फूलों का डिजाइन हिंदुओं का है। हिंदू धर्म में हमेशा कमल के फूल पर ब्रह्मा, सरस्वती और लक्ष्मी को विराजमान दिखाया जाता है। इसीलिए हिंदू डिजाइन दर्शाने के लिए आप देखेंगे कि लोग जहां से निकलकर आ रहे हैं, इसके ठीक ऊपर कमल का डिजाइन बनाया गया है। इस दरवाजे को भारत के सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक माना जाता है।
और बताया जाता है कि ताजमहल बनाते समय भी इससे प्रेरणा ली गई थी। आप देखेंगे कि ताजमहल के सामने के हिस्से में और इसमें काफी समानता है। फर्क इतना है कि ताजमहल में केवल संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और इसको संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर मिलाकर बनाया गया है। तो दोनों ही इमारतों का बेसिक स्ट्रक्चर और टेक्निक एक जैसी है। जो यहाँ है वही बाद में ताजमहल में इस्तेमाल की गई थी। इसकी नींव में सालवुड और रेडवुड के स्लैब्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस इमारत को भूकंपरोधी यानी कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाती है। जैसे स्तंभ आप यहाँ देख रहे हैं वैसे ही आपको ताजमहल में भी दिखाई देंगे। इनकी खासियत ये है कि ये देखने में सीधे लगते हैं, लेकिन असल में ये बाहर की तरफ झुके हुए हैं, जिससे कि अगर ये कभी भी गिरें तो इमारत के अंदर ना गिरें बल्कि बाहर की तरफ गिरें। अकबर ने आगरा के किले का पुनर्निर्माण करने के साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की स्थापना भी की थी। मैं बताना चाहूंगा कि अपनी मृत्यु के बाद बनाए जाने वाले इस मकबरे की योजना अकबर ने खुद ही बनाई थी और उसके लिए ये जगह भी उन्होंने खुद ही चुनी थी। खास बात ये है कि इस मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की मृत्यु से पहले ही सन 1602 में शुरू करवा दिया गया था, जिसको 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद उनके बेटे जहांगीर ने सन 1612 तक पूरा करवा दिया था। यहाँ अंदर आने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ में कमरे बनाए गए हैं, जिनमें से एक एक कमरे का दरवाजा सामने की ओर में दिखाई दे रहा है और बाकी के कमरों में जाने के लिए नीचे की तरफ बाईं और दाईं ओर से दरवाजे बनाए गए हैं। उस समय में यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो इन्हीं कमरों से चलाई जाती थी। तो ये उस समय के ऑफिस हुआ करते थे और अभी भी इनमें नीचे के कमरों में एएसआई द्वारा ऑफिस चलाए जा रहे हैं। इस दरवाजे के बाईं और दाईं दोनों तरफ में आप देखेंगे कि घोड़े बांधने के अस्तबल बने हुए हैं। इस परिसर में कई सारे कुएं भी हैं, जिनमें से इस सामने वाले कुएं को केवल मुगल परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा उस तरफ गार्डन में बना हुआ है, जो कि उनके मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और तीसरा कुआं उस तरफ में है, जो कि सैनिकों के द्वारा उपयोग में लाया जाता था। ये पूरा परिसर कुल मिलाकर 150 एकड़ का है और ये सामने वाली बिल्डिंग इस परिसर की मुख्य इमारत है, जिसमें बादशाह अकबर की कब्र है। तो इसके चारों तरफ 25-25 एकड़ के 4 बगीचे बने हुए हैं, यानी कि यहाँ 100 एकड़ में बगीचे हैं और 50 एकड़ में बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पर आपको काफी सारे हिरण और मोर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। बताया जाता है कि मुगलों के समय में यहाँ गार्डन नहीं हुआ करता था, बल्कि यहाँ गुलाब की खेती हुआ करती थी। तो ये इमारत 5 मंजिल की है, इसीलिए इसको पंचमहल भी कहा जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये चारों तरफ से देखने में एक जैसी लगती है, यानी कि ये सिमेट्रिकल रूप से बनाई गई है। तो इस इमारत की सुंदरता, सुरक्षा और सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए इसके चारों ओर में बराबर की दूरी पर 4 दरवाजे बनाए गए थे, लेकिन अंदर आने और बाहर जाने के लिए केवल इसी दरवाजे को उपयोग में लाया जाता था। बाकी के 3 दरवाजे डमी हैं। इनमें से एक दरवाजा भरतपुर के जाट शासकों ने आक्रमण करके तोड़ दिया था। जहां तक आपको ये इमारत लाल पत्थर की दिखाई दे रही है, वहां तक इसको अकबर ने अपने जीते जी सन 1602 में बनवाना शुरू करवा दिया था। 1602 से 1605 के बीच, यानी कि 3 साल तक अकबर ने इस इमारत का निर्माण करवाया। लेकिन जब ये इमारत 4थी मंजिल तक पूरी हुई तो अकबर की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और इलाज के दौरान आगरा फोर्ट में उनकी मृत्यु हो गई। बादशाह अकबर की आखिरी इच्छा ये थी कि उनकी मृत्यु भले कहीं भी हो, लेकिन उनको यहीं दफनाया जाए। इसीलिए उनको यहाँ दफनाया गया था और उसके बाद यहाँ की सबसे ऊपर वाली संगमरमर से बनी मंजिल और बाकी का जो बचा कुचा काम था, उसको अकबर के बेटे जहांगीर ने
सन 1612 तक पूरा करवाया था। बताया जाता है कि उस समय इसको 15,000 कारीगरों ने मिलकर बनाया था, जिसमें कुल मिलाकर 15 लाख रुपए का खर्च आया था। जैसे कि दीन इलाही दरवाजे पर मैंने आपको दिखाया था कि उस पर अलग अलग धर्मों का आर्किटेक्चर मौजूद है, वैसे ही इस इमारत में भी आपको अलग अलग धर्मों का आर्किटेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बीच की 3 मंजिल जो खुली हुई दिखाई दे रही है, वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से बनाई गई है। जो छतरियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो हिंदू राजपूताना आर्किटेक्चर है। यहाँ एक मीनार से दूसरी मीनार तक जो क्रॉस बनता हुआ जा रहा है, वो एक क्रिश्चियन डिजाइन है। ग्राउंड फ्लोर पर जो बहुत सारे दरवाजे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो मुस्लिम आर्किटेक्चर है। सबसे ऊपर में जो मार्बल से बनी मंजिल है, वो जैन धर्म के अनुसार बनाई गई है। तो इस तरह से इस पूरी बिल्डिंग में किसी एक धर्म का आर्किटेक्चर नहीं है, बल्कि इसको कई सारे धर्मों के आर्किटेक्चर और डिजाइन को मिलाकर बनाया गया है। इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल, जो कि संगमरमर से बनी है, उसको चंद्र महल या मून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये चांद की रोशनी में चमकती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। उसके नीचे की 3 मंजिलों को हवा महल या विंड पैलेस कहा जाता है, क्योंकि ये हर तरफ से खुला हुआ है और जब यहाँ हवा चलती है तो सभी तरफ से अंदर आती है। अकबर की इच्छा ये थी कि उनको यहाँ अकेले दफन ना किया जाए, बल्कि उनके परिवार के बाकी लोगों की जैसे जैसे मृत्यु होती जाए, उनको भी यहीं लाया जाए और अकबर के चारों तरफ दफन किया जाए। तो अकबर की उसी इच्छा के हिसाब से इसको बनाया गया है, यानी कि बीच में वो कमरा है जहां अकबर की कब्र है और उसके चारों ओर के कमरे परिवार के बाकी लोगों के लिए। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद उनकी वो ख्वाहिश पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि अकबर के बाद कोई भी बादशाह यहाँ दफन नहीं हुए। केवल उनके परिवार के कुछ सदस्यों की कब्रें यहाँ मौजूद हैं और उन लोगों की कब्रों को सिर्फ 3 कमरों में रखा गया है। ये जो सामने में आप टैंक देख रहे हैं, ये उस जमाने का फाउंटेन टैंक है, जिसमें से फाउंटेन टूट चुके हैं और अभी सिर्फ टैंक रह गया है। आगे में इस तरह के और भी टैंक्स बने हुए हैं, जिनमें से कुछ में आपको अब भी फाउंटेन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। मुगल काल में इन फुव्वारों को जब चलाया जाता था, तो न सिर्फ यहाँ का तापमान ठंडा रहता था, बल्कि यहाँ का नजारा भी देखने लायक होता था। जब ये टैंक भर जाता था, तो इसका पानी बाहर आता था और इन वाटर चैनल से होते हुए यहाँ बने बागीचे में पहुँच जाता था, जिससे इन बागीचों की सिंचाई भी हो जाया करती थी। यहाँ किनारे में जो आपको गोल आकार के दिखाई दे रहे हैं, इनको उस जमाने में मशाल टांगने के इस्तेमाल में लाया जाता था, जिससे कि रात के समय में यहाँ उजाला रह सके। ये है इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत और इस कमरे को कहा जाता है गोल्डन पैलेस, क्योंकि मुगल काल में इसकी दीवारों पर गोल्ड ही गोल्ड लगा हुआ था। ये इस इमारत का सबसे खूबसूरत कमरा है और सिर्फ इसी कमरे में मुगल काल का असली लेकिन जला हुआ इंटीरियर आज भी देखने के लिए मिल जाएगा। मुगल काल में इस पूरी इमारत में ऐसा ही इंटीरियर था जैसा कि इस कमरे में है। उस जमाने में यहाँ पर सोने को बहुत अच्छे से कार्विंग पर फिक्स किया गया था। जब जाटों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो वो यहाँ लगा आधा सोना तो पिघलाकर अपने साथ ले गए थे और बचा हुआ आधा सोना कार्बन लेयर से छिप गया था, जो कि साल 1905 तक सुरक्षित रहा। उसके बाद जब लॉर्ड कर्जन यहाँ आए, तो उन्होंने वो बचा हुआ सोना भी यहाँ से निकाल लिया और यहाँ सिर्फ दिखाने भर के लिए कहीं कहीं पर गोल्ड पॉलिश लगा दी, जिसे देख लोग ये समझ सकें कि मुगल काल में यहाँ कैसे गोल्ड प्लेटिंग की गई होगी। बताया जाता है कि जाटों द्वारा किए गए आक्रमण के दौरान न सिर्फ उन्होंने यहाँ से सोना चांदी लूटा था, बल्कि बदले की आग में उन्होंने अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियां तक जला डाली थी। यहाँ ये जो लैंप आप देख रहे हैं, ऐसे 5 लैंप बनाए गए थे, जिनमें से 2 ताज महल में है, एक फतेहपुर सीकरी में है और बाकी के 2 यहाँ हैं।
यहाँ से आप वो सलामी गेट भी देख पाएंगे जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, जिससे झुककर लोग बादशाह अकबर को सलाम करते हुए अंदर आया करते थे। आपको यहाँ अरबी में कुरान का चैप्टर 29 भी लिखा हुआ दिख जाएगा। तो कई सारे काम यहाँ एक साथ किए जाने की वजह से उस समय में ये यहाँ का सबसे खूबसूरत कमरा बना और इसको कहा गया बहिश्ताबाद, जिसका मतलब होता है स्वर्गिक आवास, यानी कि एक ऐसा महल जो स्वर्ग में बना है। तो आइए अब मैं आपको उस कमरे में लेकर चलता हूँ जहाँ बादशाह अकबर की कब्र है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर आपको एक गलियारा दिखाई देगा, जिससे होते हुए आप एक बड़े कमरे में पहुंच जाएंगे, जहाँ मौजूद है बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की असली कब्र। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकबर ने अपने चारों तरफ अपने परिवार के लिए 40 कमरे बनवाए थे, यानी कि चारों तरफ 10-10 कमरे बनवाए गए थे। तो इन 40 कमरों में से केवल 3 कमरे ही इस्तेमाल में लाए जा सके, जिनमें से 2 बाईं ओर में है और एक इसके दाईं ओर में। इस सामने वाले कमरे में मुगल परिवार के 3 लोगों की कब्र है। जो बड़ी कब्र है वो अकबर की बड़ी बेटी शक्रुन्निसा की है, और बताया जाता है कि बाकी के दोनों कब्रें औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के बच्चों की है। दूसरे कमरे में ये वाली जो कब्र आप देख रहे हैं, ये औरंगजेब की बेटी ज़ेबुन्निसा की है। इसमें और यहाँ की बाकी कब्रों में एक बड़ा जनरेशन गैप है, जिस वजह से इसका फ्लोर आपको साधारण सा दिखाई देगा, जबकि इसके बगल वाले कमरे में आपने देखा होगा कि जमीन पर भी खूबसूरत काम किया गया है। बादशाह अकबर के दाईं ओर वाले कमरे में भी 2 कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से बड़ी वाली कब्र अकबर की छोटी बेटी आरम बानो की है। दूसरी कब्र जो आप देख रहे हैं वो जहांगीर की पहली पत्नी मान बाई के बेटे की है, जिसकी पैदा होते ही मृत्यु हो गई थी। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये दूर से कुछ और पास से कुछ और ही नजर आता है, और ताजमहल पर भी आपको हूबहू ऐसा ही डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ ये ऊपर जाने का जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये सरकार द्वारा 1984 से स्थायी रूप से बंद करके रखा गया है। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ खाली पड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अकबर ने यहाँ 40 कमरे बनवाए थे, जिनमें से कुछ ही इस्तेमाल किए गए। बाकी के ये सब वो हैं जो कभी उपयोग में नहीं लाए गए, क्योंकि इनमें कब्रें नहीं बन पाई। इन सभी को गोल्ड और जेम से सजाया गया था। तो जिनमें कब्र बन चुकी थी, उनके पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने छोड़ दिए, और जिनमें कब्र नहीं बनी थी, उनमें से ये मार्बल के पार्टीशन निकाल दिए गए। यही नहीं, बल्कि छत पर जितने भी सोने और बहुमूल्य रत्नों की कलाकारी की गई थी, उन्होंने उन सब को भी निकाल लिया, और उसके बाद साधारण सा प्लास्टर करके यहाँ व्हाइट वॉश करवा दिया। तो ऊपर में भूरे रंग का काम पूरा लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, और नीचे सफेद रंग का पेंट सरकार ने कई